नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनय शनय हम आ पहुंचे हैं पाठ संख्या 12 पर। इस चर्चा में वर्तमान में हम नक्षत्रों के विस्तारीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक नक्षत्र को विस्तार से देखा जा रहा है। नक्षत्रों के गुण, तत्व, प्रकृति, देव, चिन्ह, ग्रहों की ऊर्जा, राशियों की ऊर्जा, इन सबको देखते हुए हम उन नक्षत्रों में जन्मे जातक, उनके चरणों में जन्मे जातकों के जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं। हम रोहिणी नक्षत्र को वर्तमान में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में रोहिणी नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति, देव, चिन्ह, ऊर्जाएं समझी थी और जातकों का विश्लेषण किया था। उससे पूर्व में हमने 3 नक्षत्र पढ़े, अश्वनी, भरणी और कृतिका। उन 3 नक्षत्रों में 4-4 चरणों के हिसाब से 12 चरण हुए और हमने नवमांश का एक चक्र पूर्ण किया। यानी कि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हमने देखा कि मेष नवांश की ऊर्जा थी और कृतिका के अंतिम चरण में मीन नवांश की ऊर्जा थी। यानी कि प्रत्येक चरण एक नवांश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब कृतिका तक हम 12 चरणों को पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि हमने नवांश की 12 राशियों को पूर्ण किया, तो रोहिणी के प्रथम चरण से हम पुनः मेष नवांश की गणना प्रारंभ करेंगे। हमने जो चर्चाएं पिछले वीडियोस में की हैं, उन सभी चर्चाओं को आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के चरण। हम रोहिणी नक्षत्र के चरणों को विस्तार से पढ़ेंगे और प्रत्येक चरण में जन्म लिए हुए जातकों के बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जाना कि रोहिणी नक्षत्र के जो चिन्ह होते हैं वो मंदिर, बरगद, रथ और बैलगाड़ी होती है। यहां हमने मंदिर से धर्म को जाना, बरगद से विशालता को जाना, रथ और बैलगाड़ी से वाहन सुख को जाना। हमने देवों की बात की, ब्रह्मदेव और दक्ष। तो हमने यहां निर्माण प्रक्रिया को जाना, पालन क्रिया को जाना, यानी कि भरण पोषण करने वाले, यहां लोगों के दुख दर्द को समझने वाले। जब हमने बात की रोहिणी नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह हैं वो चंद्र, और रोहिणी नक्षत्र पूर्णतः वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। तो चंद्र और शुक्र की ऊर्जा को हमने जातकों के व्यक्तित्व में समझने की कोशिश की। जब हम नवांश में चले जाते हैं, यानी कि प्रत्येक चरण के अनुसार जब हम फल कथन करते हैं तो नवांश की ऊर्जा को साथ में जोड़ते हैं। साथ ही साथ जिस राशि में हम बात कर रहे हैं उस राशि की ऊर्जा को भी जोड़ा जाता है। इससे फल कथन में सटीकता उत्पन्न होती है। तो आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण। रोहिणी नक्षत्र प्रथम चरण 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट मेष नवांश, यानी कि मंगल की ऊर्जा। रोहिणी नक्षत्र चंद्र की ऊर्जा, वृषभ राशि शुक्र की ऊर्जा और मेष नवांश यानी कि मंगल की ऊर्जा। जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो व्यक्ति के अंदर
जो एक व्यक्तित्व है, ऊर्जावान व्यक्तित्व, उसकी बात करेंगे। इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों की जरूरतें बढ़ती हैं। यह नक्षत्र जरूरतें बढ़ाता है, यह चरण जरूरतें बढ़ाता है। धन, फैशन, लग्जरी, भावुकता, यह सब जातक के अंदर आपको दिखाई देता है। कई बार भोगी और लालची प्रवृत्ति के भी यह जातक हो सकते हैं। प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक आकर्षक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं। अधिकतर यह कृषि से संबंधित गतिविधियों में आपको व्यस्त दिखाई देंगे। कृषि यानी कि धरती, भूमि। यहां कृषि से तात्पर्य सिर्फ फसल उगाने से नहीं है, यहां कृषि से संबंधित कोई भी व्यापार, भूमि से संबंधित कोई भी व्यापार। दैनिक उत्पादों की बात करें तो दैनिक उत्पादों के व्यापार में भी ऐसे जातक संलग्न देखे जा सकते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक कामुक होते हैं, भावुक होते हैं और भौतिक स्तर में आध्यात्मिकता को जोड़ने में सक्षम होते हैं। उच्चतम भौतिक स्तर की बात कर सकते हैं, वहां भी यह आध्यात्मिकता को जोड़ देते हैं। प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातकों के कान में दोष हो सकता है, लेकिन यह रोमांटिक होते हैं और अपने रहन सहन, पहनावे पर इनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। यह दिन में कई बार कपड़े बदल सकते हैं। सामाजिकता से जुड़े हुए होते हैं। अगर इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों के नामाक्षर की बात करें तो यह चरण नामाक्षर देता है ओ। अब हम द्वितीय चरण में जन्मे हुए जातकों की बात करेंगे। रोहिणी नक्षत्र, द्वितीय चरण, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, वृषभ राशि, वृषभ नवांश। यहां शुक्र की डबल ऊर्जा, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र नवांश में भी अपनी ऊर्जा दर्शा रहा है। तो चंद्र, शुक्र, फिर शुक्र। जब शुक्र की ऊर्जा अधिक हो जाती है तो आकर्षक बड़ी आंखें, सौम्य व्यवहार, अच्छे वक्ता होते हैं। ये जातक इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले होते हैं, भौतिकवादी होते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। वर्गोत्तम ग्रह है, यानी कि नक्षत्र जिस राशि में है उसी राशि में यह चरण नवांश में भी परिलक्षित हो रहा है, वर्गोत्तम है। और शुक्र का वर्गोत्तम होना, यानी कि शुक्र की राशि में वर्गोत्तम होना, लग्जरी की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्थित कोई भी ग्रह हो वह भौतिक संसाधनों को बढ़ाने की क्षमता देता है। अगर इस चरण में ग्रहों की बात करें तो चंद्र, बुध और शुक्र विशेष फलदायी होते हैं, बलवान होते हैं और इस चरण में जन्मे हुए जातक ललित कला और संगीत के शौकीन होते हैं। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो आतिथ्य उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट, इस प्रकार का कोई भी कार्य जहां अतिथि का स्वागत किया जाता है, इस जातक के कार्य क्षेत्र में आता है। निवास का बार बार परिवर्तन हो सकता है। परिवार के साथ यह जातक बहुत हंसमुख रहते हैं, लेकिन यदि बाहर के लोगों से बात की जाए तो यह थोड़े संकोची स्वभाव या कह सकते हैं कि रिजर्व नेचर के होते हैं और सुंदरता की ओर इनका रुझान, इनका आकर्षण कुछ ज्यादा होता है। अगर हम नामाक्षर की बात करें तो इस चरण के जातक का नामाक्षर होता है व। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण रोहिणी नक्षत्र, चंद्र की ऊर्जा 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री
वृषभ राशि शुक्र की ऊर्जा, और मिथुन नवांश यानी कि बुध की ऊर्जा। अब यहां हम जब शुक्र और बुध और चंद्र का मिलन देखते हैं तो कुछ तो नयापन होना चाहिए। तो यहां आप कला और विज्ञान को आप व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं, या व्यवसाय पर ही पूरा ध्यान केंद्रित हो सकता है। इस चरण में जन्मे हुए जातकों की प्रकृति कम भौतिकवादी होती है, बनस्पत द्वितीय चरण में जन्मे हुए जातकों के धन को आकर्षण करने की क्षमता इनमें होती है। इस चरण में बुध, शुक्र और शनि उत्तम फल देते हैं। अगर विपरीत लिंग की बात करें तो इनके संबंध अच्छे होते हैं, और यह विपरीत लिंगियों के साथ में आनंद अनुभव भी करते हैं। थोड़े स्वार्थी होते हैं और प्रतिभा के धनी होते हैं। अगर देखा जाए तो गणितीय प्रतिभा इनके अंदर बहुत अधिक हो सकती है। अगर व्यापार की बात करें तो समुद्र से संबंधित किसी वस्तु का या समुद्र से संबंधित कोई व्यापार ये लोग कर सकते हैं। इन लोगों में दूसरों का दिल जीतने की एक कला होती है। अगर नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है वी। अब हम बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर। रोहिणी नक्षत्र का चौथा चरण, अंतिम चरण। यहां पर थोड़ी सी आपको तीव्रता महसूस होगी। इस चरण में जन्मे हुए जातकों में थोड़ी तीव्रता महसूस होगी। चतुर्थ चरण 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ राशि, कर्क नवांश। यहां चंद्र की दो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। एक नक्षत्र स्वामी, दूसरा नवांश स्वामी, और साथ में शुक्र की ऊर्जा। अगर इस चरण में जन्मे हुए जातकों की बात करें तो यह अपनी भौतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, दूसरों के मन की बात को जानने वाले होते हैं, भविष्य कथन करने में भी सक्षम होते हैं, और इनके अंदर जो मातृत्व वाली क्वालिटी होती है, ममता की भावना होती है, वह अधिक मात्रा में होती है। दूसरों को केयर करने वाली, परिवार और समाज का केयर करने वाले यह लोग होते हैं। इस चरण में जन्मे हुए जातक लोकप्रिय होते हैं, अमीर होते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, रचनात्मकता इनके अंदर होती है। यह मन के शुद्ध होते हैं, सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बृहस्पति और चंद्र इस चरण में बहुत अच्छे फल देते हैं। अब चंद्र इस चरण में है तो आप समझ सकते हैं कि हम चंद्र के होने के कारण ही इस चरण में जन्मे हुए जातकों की बात कर रहे हैं। अब साथ ही साथ बृहस्पति की भी बात कर रहे हैं कि बृहस्पति भी यदि इस चरण में है तो उनके फल भी अच्छे होते हैं। अगर इस जातक के कार्य व्यवसाय की बात करें तो कीमती पत्थरों का, नगों का यह व्यापार कर सकते हैं। कृषि से संबंधित छोटी छोटी यात्राओं से धन कमाना। अगर इस नक्षत्र चरण में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो वे अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं, अच्छी नर्तकी हो सकती हैं, और कला क्षेत्र में नाम कमाने वाली हो सकती हैं। सुंदरता तो इस नक्षत्र ने दे ही रखी है। और अगर हम चतुर्थ चरण के नामाक्षर की बात करें तो वह है वो। यह हमारे 4 चरण हो गए। अगर हम पूर्ण रूप से रोहिणी नक्षत्र को एक बार पुनः संक्षेप में समझें तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक या जातिका सुंदर होंगे, रचनात्मकता से उनका संबंध होगा, कला से उनका संबंध होगा। उनका अच्छा या बुरा होना चरण के अनुसार बदल सकता है, लेकिन
उनके आकर्षण में कहीं कोई कमी नहीं हो। वे लोकप्रिय हो सकते हैं। मीडिया, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी इंडस्ट्री, जहां पर हम मेकअप की बात करते हैं, जहां पर हम लोगों की सुंदरता को बढ़ाने की बात करते हैं, गीत, संगीत, कला, हर चीज में हम रोहिणी नक्षत्र को सर्वोपरि देखते हैं। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में सबसे बड़ी ऊर्जा चंद्र की है, मन की, और फिर शुक्र की। शुक्र कला देता है, चंद्र सौम्यता देता है। बाकी हम चरण अनुसार विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा को देख ही रहे हैं। तो जब हम मिले जुली एक प्रतिक्रिया देखते हैं सभी ग्रहों की, तो हम रोहिणी नक्षत्र के जातकों का विश्लेषण कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक धनवान हो सकते हैं। वाहन सुख बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। आप बैलगाड़ी, रथ, इन सब से समझ सकते हैं कि पहले के जमाने में बैलगाड़ी थी, रथ थे, आज के जमाने में एसयूवी है, बहुत ही लग्जरी कार है, और ये सब सुख रोहिणी नक्षत्र का जातक पूर्ण रूप से भोग सकता है। तो यह है हमारा रोहिणी नक्षत्र। अगर आपको विषय से संबंधित कोई भी शंका है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ बताने में चूक कर गया हूं, तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क स्थापित करके इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसका कोई शुल्क नहीं है। आप किसी भी माध्यम से संपर्क स्थापित करें, जानकारी देने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल कुंडली को विश्लेषित करने का, और अगर आप ज्योतिष को पूर्ण रूप से कोर्स के रूप में सीखना चाहते हैं, तभी शुल्क की बात की जा सकती है, अन्यथा नहीं। और अंततः मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। अब हम इसके साथ ही साथ राशियों की श्रृंखला भी प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के गुण, तत्व, प्रकृति को समझेंगे। चूंकि नक्षत्र हमारे चल रहे हैं और नक्षत्र राशियों के अंतर्गत आते हैं, तो यहां बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम राशियों के गुण, तत्व, प्रकृति को भी समझ लें। हमने ग्रहों को संक्षेप में समझ लिया है, हम यहां राशियों को विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और अगले वीडियो तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।